नमस्कार मित्रों, मैं जितेंद्र पटेल एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल एग्जाम्स भवन में स्वागत करता हूं। तो मित्रों की जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले एक बार बातचीत हो चुकी है और मैंने आप लोग को संविधान पढ़ाने के लिए एक प्रॉपर तरीके से हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय संविधान को पढ़ने का हम लोगों ने वादा किया था। और तो आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास पे चर्चा की थी कि आखिरकार संविधान किसे कहते हैं, भारत का संवैधानिक इतिहास क्या है, तो संविधानवाद क्या है, संविधान की ज़रूरत क्यों है, संविधान होता क्या है, राज्य क्या होता है, इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा भारत का संवैधानिक इतिहास। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम लोग भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत के संविधान की हिस्ट्री क्या रही, भारत का संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास इस टॉपिक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे आप लोग के साथ। तो मित्रों, टॉपिक में चर्चा करने से पूर्व मैं आपको लोग को बता दूं कि जो आप लोग के सिलेबस में आमतौर पर होता है संवैधानिक इतिहास के जो टॉपिक होते हैं वो भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935, यही दो टॉपिक आप लोग के सिलेबस में होते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग को एक कॉन्सेप्ट बेस पढ़ाई पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझना है, तो इसलिए इन दोनों अधिनियमों को मात्र पढ़ने से हम लोग का काम नहीं चलेगा। तो हम लोग को पूरे के पूरे अधिनियम, भारत का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, जो भारत का पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, चार्टर एक्ट, तो वहाँ से हम लोग को अपनी नींव बनानी पड़ेगी और वहाँ से हम लोग को समझना चाहिए। हालांकि सिलेबस में तो दो ही होते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो इन दोनों अधिनियमों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और व्यापक रूप से पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले जो अधिनियम आए, उसके पहले जो चार्टर एक्ट आए, जो उनमें गतिविधियां घटी, जो घटनाएं घटी भारत में, उन पर भी हम लोग को चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि अगर डायरेक्ट हम लोग भारत शासन अधिनियम 1919 पर बात करेंगे तो शायद उस हिसाब से समझ में नहीं आएंगी। तो इसलिए हम लोग को भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 को पढ़ने से पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से शुरू करेंगे और धीरे धीरे यहाँ पे आके 1919 और 1935 के अधिनियम को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, देखिए मित्रों, आखिरकार भारत शासन अधिनियम जो हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास, तो हम लोग को ये नॉलेज होना चाहिए, ये हम लोग को पता होना चाहिए कि भारत का संवैधानिक इतिहास है क्या, आखिरकार हमें इसकी पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। देखिए, आप लोग जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप में हमारे ऊपर शासन किया। 1858 की रेवोल्यूशन के पहले, 1858 की क्रांति के पहले ब्रिटेन ने हमारे ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक और व्यापारिक संचालन किया भारत का। 1858 के बाद प्रत्यक्ष रूप से संचालन किया भारत की राजनीतिक और व्यापारिक गतिविधियों का। तो भारत की आज़ादी के पहले यानी 1947 15 अगस्त से पूर्व भारत को जिन कानूनों के माध्यम से चलाया जा रहा था उसको हम भारत का संवैधानिक इतिहास कहते हैं। समझ में आ गया? संवैधानिक इतिहास किसे कहते हैं भारत का? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ पूर्ण रूप से। 26 जनवरी 1950 के पहले भारत को जिन नियम एवं कानूनों के माध्यम से चलाया जा रहा था उसको भारत का संवैधानिक इतिहास कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है सर? क्लियर है? फिर से सुनिएगा। 26 जनवरी 1950 के पूर्व भारत को जिन कानूनों के माध्यम से चलाया जा रहा था उसको भारत का संवैधानिक इतिहास कहा जाता है। संवैधानिक इतिहास की शुरुआत होती है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। तो यहीं से हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और रेगुलेटिंग एक्ट पर चर्चा करेंगे आज। रेगुलेटिंग एक्ट
1773। यहां से भारत के संवैधानिक इतिहास की शुरुआत होती है। देखिए, अमूमन आप जितने भी एक्ट पढ़ेंगे वहां पर एक शब्द का उल्लेख किया जाता है जिसका नाम होता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट, ठीक है। अगर इसको हम चार्टर एक्ट कह रहे हैं तो इसको रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहना पड़ रहा है, इसकी कोई वजह होगी। इसके बाद आप जितने अधिनियम पढ़ेंगे, 1792 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, तो सबके नाम के आगे तो चार्टर एक्ट लगा है। तो पहला जो अधिनियम था, पहला जो कानून था ब्रिटिश संसद के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, इसको रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा जाता है, इसकी कोई ना कोई वजह होगी ना। तो आइए समझिएगा। देखिए, रेगुलेट का मतलब होता है, रेगुलेट का मतलब होता है संचालित करना। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया पहला कानून था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। रेगुलेट का मतलब होता है संचालित करना। अब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जो कानून था, यह ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया पहला कानून था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया कि आप जाइए भारत की राजनीतिक गतिविधियों को रेगुलेट करिए, संचालित करिए। तो पहला कानून होने की वजह से, और दूसरी चीज ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि आप भारत की राजनीतिक गतिविधियों को रेगुलेट करिए, संचालित करिए। इस वजह से पहले एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, और इसके अलावा कोई खास वजह नहीं है। क्योंकि रेगुलेट शब्द का मतलब ही होता है संचालित करना, नियंत्रित करना। और पहली बार 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि आप भारत की राजनीतिक गतिविधियों को रेगुलेट करिए, संचालित करिए, उनको नियंत्रित करिए। इसी कारण इस एक्ट को भारत का रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि इसको रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं। बाकी को चार्टर एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि चार्टर एक्ट का मतलब होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र, अधिकार पत्र से क्या तात्पर्य है, क्योंकि ब्रिटिश संसद जब कोई दस्तावेज वहां जब कानून पास कर रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दे रही है कि आप जाइए भारत की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करिए, तो संचालित करिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दे रही है ना ब्रिटिश संसद, तो अधिकार दे रही तो अधिकार पत्र ही तो बोलेंगे ना आप उसको। तो चार्टर एक्ट का मतलब ही होता है अधिकार पत्र। तो बात खत्म, ठीक है। चार्टर एक्ट का मतलब क्या होता है, अधिकार पत्र। ब्रिटिश संसद एक कानून पास करके ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एक्ट दे रही है, चार्टर दे रही है, अधिकार दे रही है कि आप भारत की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करिए। तो दैट इज सॉल्व कि इसको हम चार्टर एक्ट कहते हैं। ओके, आइए अब हम लोग बात करेंगे मित्रों कि रेगुलेटिंग एक्ट में आखिर क्या किन किन बातों का उल्लेख था जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। हमने बात कर ली इसको रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यह पहली बार ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत की राजनीतिक गतिविधियों को रेगुलेट करने का अधिकार दिया गया, इसलिए इसको हम रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। चार्टर एक्ट शब्द का अर्थ क्या होता है, चार्टर एक्ट का मतलब होता है अधिकार पत्र। अब उसके बाद हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट पर किन किन बातों का उल्लेख था जो हमारे संविधान के परिप्रेक्ष्य से एग्जाम के लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, उस टॉपिक पर बात करेंगे। तो देखिए मित्रों, इस पर दो ही बातों का उल्लेख किया गया है जो आपको हमारे साथ पढ़ना है, और दो बातें कौन सी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला सुनिए, समझिएगा कि 16वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, और आप लोग जानते हैं कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे, जितने भी आपके तटीय राज्य थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं ब्रिटेन एक द्वीपीय देश है, और ब्रिटेन एक द्वीपीय देश है तो स्वाभाविक है वहाँ की नौसेना मजबूत होगी। तो नौसेना मजबूत होगी और जल मार्ग में उनको यातायात में सुविधा होती होगी, इसलिए ब्रिटेन ने कहाँ पर भारत में प्राथमिकता दी, तटीय राज्यों में। क्यों, क्योंकि उनकी नौसेना स्ट्रांग थी। तो मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, इन पर ब्रिटेन का कब्जा लगभग हो चुका था। अब ब्रिटिश संसद को कंपनी को व्यापारिक अधिकार तो प्राप्त था कंपनी को पहले से ही, क्योंकि व्यापार करने ही 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। एलिजाबेथ उस समय महारानी हुआ करती थी ब्रिटेन की, तो उन्होंने व्यापारिक अधिकार तो पहले ही कंपनी को दे के रखा था। तो आखिरकार इस एक्ट की जरूरत क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट की। तब जब भारत में कंपनी ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया मित्रों, तो वर्चस्व अगर आप कहीं अपने
किसी भी जगह पर आपका वर्चस्व होगा, तो आपको अगर वर्चस्व होगा तो वहाँ पर क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे, क्या कायदे होंगे, इन सबको निर्धारित करने का भी अधिकार आपको होना चाहिए आपके पास वहाँ की परिस्थिति के अनुसार। तब मद्रास, बॉम्बे और बंगाल पर अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया है तो वहाँ की व्यापारी का व्यापार तो आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद इन क्षेत्रों पर वर्चस्व था कंपनी का। तो अगर वर्चस्व था तो वहाँ की राजनीतिक गतिविधियों को भी संचालित करना था कंपनी को। तो अगर राजनीतिक गतिविधि को संचालित करना था और राजनीतिक अधिकार तो कंपनी को प्राप्त नहीं था, अब राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था तो ब्रिटेन को ऐसा लगा कि हमें कंपनी को राजनीतिक अधिकार दे देना चाहिए ताकि वह वहाँ की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करे, और संचालित करेगी तो ब्रिटेन का स्वाभाविक है साम्राज्य होगा। देखिए किसी भी, देखिए मित्रों मैं आपको बता दूं, किसी भी द्वीपीय देश का साम्राज्य विस्तार नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग ब्रिटेन का साम्राज्य विस्तार पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा द्वीपीय देश था जिसका कभी ना सूरज उगता था ना कभी डूबता था, इसका साम्राज्य इतना लंबा था, इनके अंदर शासन करने की क्षमता इतनी कुशल थी कि आप लोग जानते ही हैं पृथ्वी के 2/3 भूभाग पर इनका शासन चलता था। आज आप लोग देखते होंगे जितने आपको देश नजर आते हैं उनके 2/3 देशों पर इनका शासन था, तो स्वाभाविक इनके अंदर कुछ ना कुछ तो क्वालिटी रही होगी ना। तो यही सबको देखते हुए ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को भारत की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए पहला अधिकार पत्र दिया गया। और अधिकार पत्र क्या दिया गया, इसमें 2 बात का उल्लेख है। पहला, एक पद का सृजन किया गया जिसका नाम था गवर्नर जनरल। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक पद का सृजन किया गया जिसका नाम था गवर्नर जनरल। याद रखिएगा इस पद का नाम था गवर्नर जनरल, ठीक है। और 2 और पदों का सृजन किया गया, एक मद्रास का गवर्नर और एक बॉम्बे का गवर्नर। तो 3 पद सृजित हुए, एक गवर्नर जनरल, एक मद्रास का गवर्नर और एक बंगाल का गवर्नर, एक मद्रास का गवर्नर, एक बॉम्बे का गवर्नर। ये जो गवर्नर जनरल नामक पद था इसका नाम दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। जो गवर्नर जनरल नाम पद का उल्लेख किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और मद्रास और बॉम्बे में जो गवर्नर होते थे ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हुआ करते थे। रेगुलेटिंग एक्ट में इस बात का उल्लेख किया गया। इसके आगे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या इंपॉर्टेंट है मित्रों, देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया। इसके 2 गवर्नर जनरल हुए, एक मद्रास का गवर्नर और एक बॉम्बे का गवर्नर। मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी यह इसकी निगरानी में कार्य करेगा। बंगाल के गवर्नर जनरल के निगरानी में मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर कार्य करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स साहब। वारेन हेस्टिंग साहब बंगाल के पहले गवर्नर थे। तो पहली बात ये हो गई, रेगुलेटिंग एक्ट में 2 बातों का उल्लेख है। पहली बात मैंने आपको बता दी कि भारत में गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया जिसका पद का नाम रखा गया बंगाल का गवर्नर जनरल। 2 और पद थे, एक मद्रास का गवर्नर और एक बॉम्बे का गवर्नर। मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करेगा। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग। एक अगर आपसे प्रश्न कभी पूछा जाता है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड क्लाइव साहब बंगाल के पहले गवर्नर थे, ठीक है। 1762 में बंगाल के पहले गवर्नर बने थे, गवर्नर जनरल नहीं, याद रखिएगा। बंगाल के पहले गवर्नर बने थे, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग साहब। दूसरी बात जो उल्लेख की गई है इस एक्ट में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो दूसरी बात का उल्लेख किया गया है उसमें कहा गया है कि भारत में एक संघीय न्यायालय होगा, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। संघीय न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अंतर है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है आप उसके जो निर्णय होगा उसके निर्णय के खिलाफ कहीं आप दूसरी जगह अपील नहीं कर सकते। इसका होता है डेट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो 1773 के एक्ट के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी और 1774 में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर भी दी गई। ठीक है, 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई और उसके पहले चीफ जस्टिस बनाए गए लॉर्ड एलिजा इम्पे साहब। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी जिसकी स्थापना 1774 में कर दी गई और इसके पहले चीफ जस्टिस बने लॉर्ड एलिजा इम्पे साहब। तो दूसरी बात नोट कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और लॉर्ड एलिजा इम्पे ये पहले चीफ जस्टिस थे। तो 1773 के एक्ट में दो बातों का उल्लेख है। पहला, एक बंगाल के गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। मद्रास व बॉम्बे के गवर्नर भी हुआ करते थे, उन पदों का भी उल्लेख था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। उन दोनों पदों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य करना था। और दूसरी बात जो लिखी गई है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी जिसके पहले चीफ जस्टिस लॉर्ड एलिजा इम्पे साहब थे और इस कोर्ट की स्थापना होती है आपकी 1774 में। और स्थापना कहाँ पर होती है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपकी होती है कलकत्ता में। एक्चुअली वहाँ लिखा ही हुआ है कि कलकत्ता में भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। क्यों? क्योंकि कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी हुआ करती थी। भारत की राजधानी दिल्ली तो 1911 में बनी ना, तो उस समय भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी और कलकत्ता में ही अधिकतर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती। सर्वोच्च न्यायालय, आज सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में है। तो उस समय राजधानी क्या हुआ करती थी? उस समय राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थापित होगा? कोलकाता में। कलकत्ता, सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में बना था। नोट कर लीजिए इन सब चीजों को और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मित्रों, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। अब उसके बाद क्या आता है? 1792 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 के बाद 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 के बाद 1853 का चार्टर एक्ट। तो आप लोग देख रहे होंगे 20-20 वर्ष के अंतराल में ये चार्टर एक्ट आ रहे हैं। इसका कारण है मित्रों, जब ब्रिटिश संसद इन चार्टर एक्टों को कानून का दर्जा, कानून का रूप दे देती थी, पास कर देती थी ब्रिटिश संसद, तो उसमें लिखा होता था चार्टर एक्ट में, कानून में, कि आगामी 20 वर्ष यानी अगले 20 वर्ष कंपनी को भारत की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का अधिकार दिया जा रहा है। ठीक है, तो 20-20 वर्ष का दिया गया। 1773, 1793, 1813, 1833, 1853, इन सब में 20-20 वर्ष का आपको गैप दिख रहा होगा। क्यों 20 वर्ष का गैप दिख रहा है? क्योंकि ब्रिटिश संसद जो अधिकार देती थी कंपनी को वो 20 वर्षों का ही देती थी। लेकिन याद रखिएगा 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें ऐसी कोई किसी भी बात का उल्लेख नहीं किया गया था कि अगले 20 वर्षों तक कंपनी भारत की राजनीतिक गतिविधियों को रेगुलेट करेगी या संचालित करेगी। तो यहाँ अगर हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझना चाहें, 1773 का एक्ट आया, एक मिनट, 1773, फिर 1793, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, फिर 1853 का चार्टर। ठीक है, इसको आप कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट,
इसको आप कहते हैं चार्टर एक्ट, इसको कहते हैं चार्टर एक्ट, इसको कहते हैं चार्टर एक्ट, और इसको भी कहते हैं चार्टर एक्ट। ठीक है। और इसके बाद आपका आ गया था 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसको रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, तो आप ऑप्शन टिक करेंगे 1773 को। ठीक है। यहाँ भी 20 वर्ष का आपको अधिकार दिया गया था, यहाँ भी 20 वर्ष का अधिकार दिया गया था, यहाँ भी 20 वर्ष का, यहाँ भी 20 वर्ष का, लेकिन यहाँ पर 20 वर्ष का नहीं दिया गया था। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसको चार्टर एक्ट कहा जाता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को, सॉरी, निम्नलिखित में से किसको रेगुलेटिंग, निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, तो 1773 के चार्टर एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस चार्टर एक्ट में 20 वर्ष अवधि, एक निश्चित अवधि 20 वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया था, कहां पर उल्लेख नहीं है, 1853 के चार्टर एक्ट में। तो ये तो बातें समझाने का प्रयास मैं कर रहा था। 1773 के एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, और 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें यह उल्लेख नहीं किया गया था कि अगले 20 वर्ष तक कंपनी ही भारत की राजनीतिक गतिविधि को संचालित करेगी। अगर इस बात का उल्लेख किया गया होता तो इसको तो हमें आगे बढ़ाना चाहिए था और कर देना चाहिए था 1873, है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं, 1858 में यह नियम आ गया था। तो ऐसी, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की भारत में जो राजनीतिक गतिविधि संचालित कर रही थी उसकी समाप्ति के बीच कहां पर वो दिए गए, यहीं पर वो दिए गए जब इस एक्ट को पास किया गया, क्योंकि किसी भी निश्चित अवधि का उल्लेख किया ही नहीं गया। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने बताया कि आपके एग्जाम में 1919 और 1935 का ही है। ठीक है। लेकिन हमें इन सब चीजों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। आइए, तो रेगुलेटिंग एक्ट पर चर्चा कर ली हम लोगों ने। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है आपका 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में आपकी एक ही बात का उल्लेख है मित्रों, और वो कौन सी बात है कि जो मैंने अभी आपको 1773 के रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बताया कि बंगाल का एक गवर्नर जनरल होगा। देखिए, शुरुआत में ब्रिटेन, मान लो भारत, ये मान लीजिए भारत है, शुरुआत में ब्रिटेन का राज्य कहाँ था, बंगाल, मद्रास, कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे, इन क्षेत्रों पर शासन करती थी कंपनी। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप लोग जानते होंगे कि कंपनी धीरे धीरे पूरे भारत में बढ़ती गई। धीरे धीरे उसका जो राजनीतिक क्षेत्र था या आधिकारिक क्षेत्र था पूरा भारत हो गया। जब पूरा भारत हो गया और आप जो शासन कर रहा है उसके पद का नाम आप बंगाल का गवर्नर जनरल रखे हैं, तो ब्रिटेन की संसद ने सोचा यह गलत है। तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसके माध्यम से जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल नाम पद का सृजन किया गया था, उसका नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। तो इस एक्ट में क्या इंपॉर्टेंट बात है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, जो पद का नाम था बंगाल के गवर्नर जनरल, पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। ठीक है। तो नोट कर लीजिए, भारत का गवर्नर जनरल नामक पद का सृजन। ठीक है। और पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे, देखिए, विलियम बेंटिंक साहब उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, या तो कहिए बंगाल के गवर्नर जनरल थे, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल नामक पद था, विलियम बेंटिंक साहब उस समय पद पर थे। उसी समय 1833 के एक्ट के माध्यम से आपने उस पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया।
तो उस पद का नाम क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल। और उस पद पर उस समय विराजमान कौन है, विलियम बेंटिंक साहब। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, विलियम बेंटिंक साहब। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, विलियम बेंटिंक साहब। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिंक साहब। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिंक साहब। ठीक है, विलियम बेंटिंक। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है 1858 का भारत शासन अधिनियम। अठारह सौ तिरपन का चार्टर एक्ट। देखिए 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें ऐसी किसी निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं किया गया कि अगले 20 वर्षों तक या अगले इतने वर्षों तक कंपनी ही शासन करेगी। तो इसलिए निश्चित अवधि का उल्लेख नहीं किया गया। उसके बाद आप लोग जानते हैं 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद में कई लोग कंपनी के विरोधी हो गए। तो फिर अगले मतलब जो अगला कंपनी को अधिकार पत्र प्राप्त होना चाहिए था भारत की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का, तो ऐसा कोई अधिकार पत्र प्राप्त नहीं हो पाया कंपनी को। और 1858 का भारत शासन अधिनियम आया और कंपनी से भारत की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का जो अधिकार दिया गया था उसको छीन लिया गया। ठीक है, तो इसमें कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। पहला है, कंपनी को भारत पर राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का जो अधिकार था वह छीन लिया गया। यह पहला पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट क्या है 1858 के नियम में, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसके पद का नाम बदल दिया गया और भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है, और पहले वायसराय कौन थे, कैनिंग साहब भारत के पहले वायसराय बने। तो वायसराय नामक पद का सृजन किया गया। ठीक है, दूसरा क्या है, एक मित्र और पद का सृजन किया गया इस अधिनियम के माध्यम से। कौन सा पद है वो, भारत सचिव या भारत मंत्री। ठीक है, भारत सचिव पद नामक एक पद का सृजन किया गया। तो कौन सा पद, दूसरा नोट कर लीजिए, भारत सचिव नामक पद का सृजन। ठीक है, इन दोनों को लिख लीजिए। भारत के पहले वायसराय कौन थे, विलियम बेंटिंक साहब। विलियम बेंटिंक। और पहले भारत सचिव थे एडवर्ड स्टेनले। पहले भारत के जो वायसराय थे वो विलियम बेंटिंक साहब थे और पहले जो भारत मंत्री थे या भारत सचिव था वह कौन था, एडवर्ड स्टेनले था। आप लोग को एक बात बता दो मित्रों, ये जो भारत सचिव नामक पद था ना, ये रहता तो ब्रिटेन में था, लेकिन इसका जो मुआवजा था, इसका जो खर्चा था, इसका जो वेतन भत्ते थे, ये भारत से दिए जाते थे। कितने दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मतलब रहता ब्रिटेन में था लेकिन इसका खर्चा और इसका वेतन कहाँ से दिया जाता था, भारत से दिया जाता था। तो ऐसा ये लोग शोषण करते थे। ठीक है, और इसमें किस बात का उल्लेख था, इसके अलावा तीसरी जो बात है मैंने आपको बताया कि जो कंपनी थी
कंपनी का शासन समाप्त करके प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन का राजा, उस समय महारानी हुआ करती थी, तो ब्रिटेन की महारानी के हाथों भारत की राजनीतिक गतिविधि आ गई, भारत का शासन आ गया। तो कंपनी का शासन इस एक्ट के माध्यम से समाप्त करके भारत पर ब्रिटेन का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। लिख लीजिए, ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन भारत में ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस एक्ट की, 1858 के एक्ट की, कि भारत का जो गवर्नर जनरल नामक पद था उसको समाप्त करके वायसराय नामक पद का सृजन किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार था भारत में राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का छीन लिया गया। छीन क्यों लिए गए? क्योंकि कंपनी के जो अत्याचार थे, कंपनी जो भारत के जनता पर अत्याचार करती थी, भारत पर जो शोषण करती थी, उसकी कंपनी के जो भ्रष्टाचार थे, उनकी भनक कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद को चल रही थी। ठीक है, तो इन सब बातों को लेकर, और उसका बहुत बड़ा कारण आपके 1857 की क्रांति भी है। शायद अगर ये क्रांति नहीं हुई होती तो कंपनी अभी भी भारत पर कुछ समय तक शासन करती, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि 1833 के एक्ट में ही इस बात के बीज बो दिए गए कि अब कंपनी के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया 1800 एक्ट के अधिनियम के माध्यम से। और दूसरी चीज़, चार्टर एक्ट पहले आया करते थे। 1858 के बाद जब जैसे ही ब्रिटेन का भारत पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया, उसको भारत शासन अधिनियम कहा जाने लगा। ठीक है, चार्टर एक्ट यहाँ से खत्म हो जाते हैं। तो अगर ये भी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चार्टर एक्ट नहीं है, और ऑप्शन दे दे 1813, 1833, 1853, 1858, तो 1858 को चार्टर एक्ट आप नहीं कहते हैं। 1858 को भारत शासन अधिनियम कहा जाता है, जबकि 1858 के पहले जितने भी आए अधिनियम या एक्ट आए उन सबको आप चार्टर एक्ट कहते हैं, क्योंकि वो सब ब्रिटिश के संसद द्वारा कंपनी को एक अधिकार पत्र के रूप में दिए जाते थे शासन करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आई होंगी ये सारी चीज़ें मित्रों। इसके बाद कल हम लोग 1909 का पार्लियामेंट अधिनियम, 1919 का मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1935, इन तीनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे इन तीनों को कल समाप्त कर दें, और उसके बाद भारत की जो संविधान सभा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग मित्रों अपना सहयोग बनाए रखिए, और अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए और वीडियो को लाइक्स भी करिए। थैंक यू सो मच मित्रों, थैंक यू।